नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। दोस्तों, और हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल के लाइव कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल दोस्तों आपको आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए दोस्तों आपको बैच प्रोवाइड कराता है। दोस्तों आपको लाइव क्लास, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। कि दोस्तों आप भी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, जो चैनल का दिया गया नंबर उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम जल्दी शुरुआत करें, एक बार हमें बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिससे कि दोस्तों हम क्लास को शुरू करें। बताएं भाई, क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है, जिससे कि दोस्तों जो क्लास है हम उसको शुरू करें। बताएं। चलिए, देखिए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस क्लास में। यहाँ से दोस्तों लगातार आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार जो है प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और हम चर्चा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को शुरू किया जाए। बताएं भाई। ठीक है, नमस्कार सिद्धार्थ जी, नमस्कार सभी को मेरा। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद खास हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। हम उन्हीं की चर्चा जो है आपके साथ डेली बेसिस पे जो है हम आपके साथ करते हैं। चलिए, अब सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप लोगों ने एक बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन का नाम सुना होगा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। नाम क्या है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो माय क्वेश्चन इज दैट जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? बताएं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये किस शासक से संबंधित है, ये बताना है। नमस्कार आशुतोष जी, आप सभी का स्वागत है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है यह किस शासक से संबंधित है, ये आपको बताना है। बेसिक से शुरू करते हैं, फिर डिटेल में हम लोग जो है चर्चा को जारी रखेंगे। चलिए, तीन चार पांच छह आंसर मेरे पास आए हैं। कृति जी ने कहा है खारवेल, आशुतोष जी ने कहा है खारवेल, अखिलेश जी खारवेल, मनीषा जी खारवेल, पुष्पांजलि जी खारवेल कह रही हैं, अंकित जी खारवेल का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसका है? खारवेल का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, खारवेल आपने बताया, मैंने कहा सही है, लेकिन खारवेल के द्वारा यहां पर एक महल के, एक पैलेस के निर्माण करने का उल्लेख है। मेरा प्रश्न यह है कि ये जो पैलेस, इस महल का उल्लेख हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है, उसके निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च का वर्णन मिलता है? बताएं। इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, द मेकिंग ऑफ पैलेस, व्हाट इज द रेवेन्यू? महाविजय पैलेस 38,000। कृति जी कह रही हैं 38,000 महाविजय पैलेस। उन्होंने कहा पैलेस का नाम भी बताइए भाई। ठीक है, 38 लाख इन्होंने कहा वापस से। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं कितना है? 38 लाख, 38 लाख रुपए महाविजय पैलेस जो है। ठीक है, महाविजय पैलेस जो है उसका वर्णन मिलता है, और इसके निर्माण में 38 लाख रुपीज जो है उसके खर्च होने का जो प्रमाण है वो यहाँ पे दिखाई देता है। बट यदि मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि जरा हमें ये बताइए कि वह कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म
भारतवर्ष, जो भारतवर्ष शब्द है इसका सबसे पहला वर्णन कहां पर दिखाई देता है? किसी को जानकारी है? इन विच इंस्क्रिप्शन द टर्म भारतवर्ष इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी में जो है भारतवर्ष शब्द जो है, भारतवर्ष जो टर्म है इसका सबसे पहली बार किया गया था। अब एक चीज और, जब भारतवर्ष की बात की जा रही है तो भारतवर्ष से रिलेटेड एक शब्द और है, हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान। इफ आई से इन विच इंस्क्रिप्शन द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट टाइम इंस्क्राइब्ड, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे पहली बार हिंदुस्तान शब्द जो है, हिंदुस्तान टर्म जो है, उसका उल्लेख, उसका इंस्क्रिप्शन के रूप में जो प्रमाण है वो दिखाई देता है? बताएं भाई, इन विच इंस्क्रिप्शन हिंदुस्तान शब्द का पहला प्रयोग कहां पर दिखाई देता है? आपने अभी बताया कि भारतवर्ष जो टर्म है वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। ओके, कृति जी कह रही है नक्शे रुस्तम अभिलेख। नक्श ए रुस्तम, ओके। और भी कोई बताएं भाई? दो आंसर केवल आया है, तीन आ गए। कृति जी ने आंसर किया है, मनीषा जी ने आंसर किया है, अखिलेश जी ने आंसर किया है। देखिए भाई, बोलने से ही काम होगा, एक कहावत है ना, अपने गूगल वो क्या है जो बोलता है गूगल वाला, बोलने से काम, बोलने से सब होगा, तो बोलना पड़ेगा। शांत रहने से काम नहीं होगा, गलत या सही बोलिए। बोलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए। तो बोलिए, गलत या सही बोलने की आदत डालिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चंस के आंसर करने की। गलत होगा तो कुछ नया सीखेंगे, सही होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर? नक्शे रुस्तम अभिलेख। नक्श ए रुस्तम अभिलेख। ठीक है, अब यदि मैं पूछूं कि ये जो नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन है यह किसका है? नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर, कौन से शासक से संबंधित है? रूलर का, शासक का नाम बताइए। जैसे आपने कहा कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसका है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपने कहा खारवेल का है। एज लाइक दैट नक्श ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन किसका है? देखिए भाई, 13 लोग देख रहे हैं, एकदम पूरा सभी लोग जल्दी से जाइए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो और चैनल पर जितने भी मेरे भाई अभी नए हैं, निवेदन है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर कर दें। वीडियो पे लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के लिए ही मैं लगातार जो है क्लासेस लेता हूं। बताएं? ओके, ठीक है। तो किसका है? एक आंसर आया डेरियस का, दूसरा आंसर आया डेरियस का। देखिए भाई, डेरियस तो नहीं, डेरियस का नहीं है। ये किसका है? ये है आपके सासानी शासक हैं, सासानी रूलर हैं, शाहपुर फर्स्ट। शाहपुर फर्स्ट, ये क्या है? सासानी रूलर है, सासानी शासक हैं। और ये इंस्क्रिप्शन आपका 262 एडी का है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपकी एग्जाम में बने हुए, चाहे भारतवर्ष की बात की जाए, चाहे बात की जाए हिंदुस्तान की, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पर आपकी एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन?
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हमें यह बताइए कि ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसे हम चित्रफलक इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। आज कुछ चर्चा हम लोग इंस्क्रिप्शन से कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच इंस्क्रिप्शन आल्सो नोन एज चित्रफलक इंस्क्रिप्शन, कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसे हम चित्रफलक इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। विच इंस्क्रिप्शन इज आल्सो नोन एज चित्रफलक इंस्क्रिप्शन। आप सभी जानते हैं कि कई सारे अभिलेख जो हैं उनके कई सारे नामों के वर्णन जो है हमको दिखाई देते हैं, कई सारे नाम जो है उनके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन में कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसको कि हम चित्रफलक इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। ठीक है, चित्रफलक इंस्क्रिप्शन के रूप में हम इन्हें जानते हैं। बताएं भाई, व्हाट इज द आंसर। नाना घाट इंस्क्रिप्शन। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाना घाट इंस्क्रिप्शन, नाना घाट इंस्क्रिप्शन। यदि मैं ये पूछूं कि ये जो नाना घाट इंस्क्रिप्शन है, नाना घाट अभिलेख है, यह किस एज से, किस पीरियड से संबंधित है, यह किस शासक से संबंधित है, बताएं। The Nana Ghat inscription is related to which age, which period and which ruler? बताएं भाई, नाना घाट इंस्क्रिप्शन किस काल से संबंधित है। सातवाहन काल से संबंधित है। चलिए ठीक है किसका, नागनिका का। नागनिका, हु इज नागनिका, द वाइफ ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी, wife of Gautami Putra Satkarni, and in this inscription the first time the description of the gift of land to Brahmins and Bodhis, सबसे पहली बार इस अभिलेख में जो है बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि दान किए जाने का जो साक्ष्य है इस अभिलेख में प्राप्त होता है। गिफ्ट ऑफ लैंड टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहला फर्स्ट एविडेंस जो है सबसे पहली बार दिखाई देता है। एक चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, कई बार आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने सुना भी होगा, ये अक्सर लड़ाई होती है और एक दूसरे को लोग ब्लेम करते हैं, कमेंट करते हैं कि जो पंडित जी लोग होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, ये पहले से, आज से नहीं, हजारों साल पहले से इनको दान दिया जाता है, ये दान दक्षिणा पर जीते। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, और आप यदि आपके एंशिएंट हिस्ट्री का आप स्टूडेंट है तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणों से ज्यादा जो दान दिया गया, राजाओं के जो संरक्षण प्राप्त हुए, उनको गांवों के गांव, उनके मंदिरों, उनके चैत्य विहारों के निर्माण में, स्तूपों के निर्माण में जो खर्च किए गए, वो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए किया गया। लेकिन एक होता है ना कि एक मत को विभाजित करना, फूट डाल के राज करने वाले जो राजनीति है, उसके चक्कर में देश में काफी सारी चीजें जो हैं ये फैलाई गई। तो इन चीजों में अपने, यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो इतिहास है उसके बाकी चीजों के पक्ष को भी आप पढ़िए। आप इतिहास के छात्र हैं, आप बाकी सभी चीजों को पढ़ते रहिए। यदि ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई है तो ब्राह्मण धर्म के अलावा आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों के निर्माण, चैत्य विहारों के निर्माण, उनको भूमि दान दिए जाने का उल्लेख जो है आपको कई जगह मिलेगा। इसके अलावा जैन धर्म में भी, आजीवक संप्रदाय में भी ये सभी जो हैं आपको दिखाई देंगे। लेकिन ब्लेम किसको किया जाता है, केवल और केवल ब्राह्मण। खैर वो चीजें अलग है, बस आपको एक नॉलेज के लिए कि आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एक कहावत है ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है।
तो ये अधूरे ज्ञान की वजह से समाज में जो नफरत फैलाई जाती है उसको ध्यान रखिए। खैर, उस टॉपिक पे नहीं जाना है, वापस आ रहे हैं। मेरा प्रश्न पॉइंट ये था कि गिफ्ट ऑफ लैंड टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द एविडेंस ऑल अकॉर्डिंग नाना घाट इंस्क्रिप्शन। अब एक नाना घाट इंस्क्रिप्शन एक और चीज के लिए फेमस है, कोई बता सकता है क्यों, कि इसमें क्या ऐसा पहला एविडेंस जो है इस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है? बताइए। नाना घाट इंस्क्रिप्शन में सबसे पहली बार किसका प्रथम प्रमाण दिखाई देता है, जिसकी वजह से कई बार एग्जाम में आपके आया भी हुआ है? कसारपन। वेरी गुड। कहापन या फिर कसारपन। कसारपन कह लीजिए या फिर कहापन कह लीजिए। हिंदी में यदि मैं लिख दूं तो इसको कासारपण कहते हैं। ये दोनों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए भाई, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, यदि आप यही चीजें कहीं अन्य होते तो इनके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती, आपको अलग से काफी चीजें समझनी पड़ती। लेकिन अभी जब तक मैं देख रहा हूं मुझसे बन पाएगा, आप लोगों की जो है इसको डिस्कशन में करूंगा। संभवतः कुछ दिन बाद मैं जो फ्री वाली क्लासेज हैं मैं उनको बंद करने वाला हूं। कारण ये है कि आप लोग अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं लगातार पढ़ाता हूं, आप लोगों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही। मैंने फ्री क्लासेज जो है, जो आप लोगों को बेसिक क्लासेज में देने के लिए बोला था, उसमें संख्या मैंने बोली थी कि ज़्यादा होगी तभी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। सो दैट्स वाई हो सकता है कि आपके आने वाले दिनों में, कुछ एक दिनों में, आप जो ये फ्री वाली क्लासेज जो हैं वो बंद हो जाएंगे। जो आपके पेड बैच के बच्चे हैं केवल उन्हीं को जो है आपको बाकी जितनी क्लासेज होती हैं, चाहे वो थ्योरी की क्लास हो, क्विज सेशन हो, एमसीक्यू सीरीज हो, जितनी चीज़ें हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। कारण ये है कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैंने आप लोगों से बोला भी कि भाई देखिए, मुझे आप लोगों के लिए ही डिजिटल बोर्ड लगाना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आर्कियोलॉजी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम लोग मैप के थ्रू, चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट मेथड से उसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में हर कुछ मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो मेरा लक्ष्य यही है कि दिसंबर तक में जो है एक डिजिटल बोर्ड एनी हाउ हम लोग उसको परचेज करें और आपके लिए उसकी जो क्लासेज है फिर वहाँ पे स्टार्ट करें। लेकिन आप लोग तो पहली बात की बैच में संख्या ऑलरेडी कम है, वहाँ से फीस जो जैसे आती है वो चीज़ें अलग है। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे लाइव आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, जो कि फ्री क्लासेज हैं, उसमें भी आप लोगों की संख्या नहीं होती है, तो मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए। वास्तविकता ये है कि किसी टीचर को मोटिवेशन मिलना चाहिए। हम आपके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र चैनल जो है कि आप लोगों को आर्कियोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। उसके बावजूद आप अपनी संख्या यहाँ पर देख लीजिए, कहीं अन्य पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो क्लासेज हैं, यदि ऐसी ही संख्या रही, मैं एक दो दिन और देखूंगा, नहीं बढ़ेगी। आपके देखिए बहुत सारे मित्र हैं, बहुत लोग तैयारी करते होंगे, तो भाई देखिए हमको कोई फायदा है नहीं। तो मैं 1 घंटा जो यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ, मैं पेड बैच के बच्चों के साथ करूँगा, केवल उन्हीं के साथ जिन्होंने पेमेंट किया है, जिन्होंने फीस दिया है, क्योंकि प्रायोरिटी तो उन्हीं की बनती है। लेकिन एक क्लासेज जहाँ पे आप भी जुड़ रहे हैं, बाकी के भी बच्चे जुड़ रहे हैं, उसमें आपको यदि संख्या नहीं होगी तो सॉरी उसे, लेकिन क्लासेस शायद में भी बंद हो जाए। चलिए, आशुतोष जी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उस दौरान आंसर नहीं किया था, मैं आपको बता दूं। कह रहे हैं आशुतोष जी की कट ऑफ बता दीजिए। देखिए आशुतोष जी, जो पिछले बार का कट ऑफ गया था आर्कियोलॉजी का, आप उससे जो है 5 या 10 नंबर कम करके ही मानिए। कारण यह कि पेपर में बहुत कुछ डिटेल्स जो हैं, सॉरी जो आपके क्वेश्चन से बहुत कुछ डिफरेंस नहीं था, पेपर का लेवल ठीक ठाक था। तो आपके जो 190 से 195 का जो मार्क्स है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके नेट के लिए सफिशियंट है। 190 टू 195 के आसपास यदि नंबर है आपका, तो आप जनरल कैटेगरी से नेट हो सकते हैं, और जेआरएफ आपका 200 से लेके 205 या फिर 8 या 9 तक जा सकता है, संभवतः जहां तक हमें जानकारी है।
उसके अलावा मैंने आपको वीडियो में बताई ही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, मैंने वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां पर जाइए, उसको देखिए, वहां पे जानकारी मिल जाएगी। खैर, वापस आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हम डिस्कस कर रहे थे इंस्क्रिप्शन की बात। तो इंस्क्रिप्शन में जो इंस्क्रिप्शन है आपका नाना नागनिका का नाना घाट इंस्क्रिप्शन, उसमें हमको सबसे पहली बात जो कासारपन जो शब्द है उसका प्रयोग दिखाई देता है, एंड द गिफ्ट ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बौद्धिस्ट द फर्स्ट टाइम, इसके बारे में भी जानकारी वहां प्राप्त होती है। और इनकी संख्या जो कासान पर इनके नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है, उनकी नंबर जो है वहां पे 68,000 कसारपण सिक्के जो है उनका उल्लेख देखने को मिलता, ठीक है। आप नंबर निकाल लीजिए, 75 क्वेश्चंस पे कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर बता दीजिए हमें, ईडब्ल्यू स्टडीज नंबर बताएं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा। ये बताइए कि वह कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है, वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां पर उस अभिलेख में उस चंपू शैली का, कौन सी स्टाइल, चंपू स्टाइल, फर्स्ट प्रमाण, फर्स्ट एविडेंस दिखाई देता है। अब पूछेंगे आप लोग कि चंपू शैली क्या है। मैंने लास्ट टाइम जब क्विज को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने बताया था 150 मार्क्स थोड़े से कम हैं, 150 मार्क्स कम हैं। यदि आपके 175 टू 180 के आसपास होते, ठीक है, तो आपका हो सकता था। 150 पे जो है मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, इतना भी कट ऑफ लो नहीं जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ पिछली बार गई थी, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है 178 गई थी, ठीक है, तो उससे इतना 150 के आसपास नहीं जाएगा। पिछली बार 178 में भी जहां तक हमें ध्यान में कि या 172 उसके आसपास गया था, तो उसी के आसपास जो है आपका रहने वाला है कट ऑफ। खैर, अब देखिए व्हाट इज चंपू शैली, चंपू शैली है क्या, चंपू स्टाइल है क्या। व्हेन एनी स्टाइल इन फॉर्म ऑफ पोएट्री एंड प्रोज, जब किसी अभिलेख को एक कविता और एक कहानी के रूप में, हम लोग गद्य और पद्य बोलते हैं, प्रोज एंड पोएट्री फॉर्म में लिखा जाए तो वो स्टाइल क्या कहलाती है, चंपू स्टाइल कहलाती है। एंड दिस चंपू स्टाइल फर्स्ट टाइम यूज्ड इन रुद्रदामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्र दामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने क्विज सेशन में कई बार डिस्कस किया है, इसलिए हम इसको यहां पर स्किप कर रहे हैं, इसको हम यहां पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें आपके कई सारे जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो रुद्रदामन का है, इसमें सबसे पहली बात अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नामों का उल्लेख पहली बार दिखाई देता है, और यही इंस्क्रिप्शन ऐसा है आपका रुद्रदामन का जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का जो शब्द है सबसे पहली बार यूज किया गया। द टर्म द नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज द फर्स्ट मेंशंस इन वन एंड ओनली जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा इसमें सुदर्शन झील के निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, इस अभिलेख में 6 प्रकार के टैक्स, 6 टाइप ऑफ टैक्सेस का जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है वहां पर दिखाई देता है, एज लाइक बलि, कर, भाग, शुल्क, वेष्टि, प्रणय। 6 type of taxes are described here, which is known as बलि, कर, भाग, शुल्क, वेष्टि and प्रणय। These all are पहले ही इनको पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोगों को जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उनको ऑलरेडी मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है अभी तक 44 क्लास हुई है, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। तो वहां पे जिन बच्चों के पास अभी तक वीडियोस की प्लेलिस्ट है वहां पे जाइए, उनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, बताएं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है भाई, बताइए।
चलिए देखिए, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो एंथ्रोमॉर्फिक बुद्ध है, ठीक है, तो भगवान बुद्ध का मानवीय स्वरूप का अंकन फर्स्ट टाइम कहां पर, किसके सिक्कों पर दिखाई देता है? मानवीय रूप में बुद्ध का अंकन सबसे पहली बार किसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण दिखाई देता है? क्वेश्चन क्या है कि वह कौन से ऐसे शासक हैं जिनकी मुद्राओं पर सबसे पहली बार जो है मानवीय रूप, बुद्ध का जो मानवीय रूप है, एंथ्रोमॉर्फिक फिगर है, वो बुद्ध का अंकन वहां पे दिखाई देता है? कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, कनिष्क फर्स्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कनिष्क फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यदि मैं ये कहूं कि कनिष्क फर्स्ट के द्वारा ये एंथ्रोमॉर्फिक फिगर ऑफ बुद्धा का फर्स्ट वहां पर डिपिक्शन दिखाई देता है, तो इन्हीं की मुद्राओं पर एक हमको इंस्क्रिप्शन भी दिखाई देता है फर्स्ट टाइम। वो इंस्क्रिप्शन क्या है, वो मुद्रा लेख क्या है? कोई बता सकता है? जैसे आपने कहा कि इनकी मुद्राओं पर सबसे पहली बार भगवान बुद्ध के मानवीय रूप का अंकन मिलता है, बट माई क्वेश्चन इज दैट what the term, what the inscription occurred in coins of Kanishka in first time? बौद्धो, बौद्धो क्या मिलता है? बौद्धो मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से आपके एग्जाम में लगातार पूछा गया है। अब जरा हमें एक बात बताइए, बात जब हो ही रही है क्वाइंस की, तो ऐसे कौन से ट्राइबल क्वाइंस हैं, ऐसे कौन सा ट्राइबल नहीं, ऐसे कौन से जनपदीय क्वाइंस हैं जहां पर हमको कार्तिकेय का अंकन सबसे ज्यादा दिखाई देता है? मैंने बताया था ये उनके क्वाइंस की, ये उनकी मुद्राओं की खासियत है। देखिए एक बात एकदम ध्यान रखिए, हर एक मुद्राओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यह जो आपके डिपिक्शंस मिलते हैं कार्तिकेय का, यह कहां पर प्राप्त होता है, सबसे अधिक किनकी मुद्राओं पर प्राप्त होता है? तो यौधेय, किसके होते हैं? यौधेय की जो मुद्राएं होती हैं वहां से इनके प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं। यौधेय जनपद जो है उनकी मुद्राओं पर सबसे अधिक किसी देवता का अंकन मिलता है, तो वह किसका मिलता है? कार्तिकेय का अंकन जो है वहां पर दिखाई देता है। अच्छा एक चीज और, कि इनकी मुद्राओं पर एक इंस्क्रिप्शन के भी प्रमाण मिलते हैं, एक जो मुद्रा लेख है वो भी मिलता है, और वह मुद्रा लेख क्या है? गणस्य जय, गणस्य जय, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, गणस्य जय, ओके। इसका जो लेख है सबसे पहली बार, मतलब कि इनकी मुद्राओं पर, जनपदी मुद्राओं में यौधेय की मुद्राओं पर गणस्य जय मिलता है, और साथ में जो मालव प्रकार की, मालवा की जो मुद्राएं हैं वहां के भी मुद्राओं पर गणस्य जय प्रकार की जो उल्लेख है वह देखने को मिला, ठीक है। अब जरा हमें यह बताइए, जो जोगल थंभी होड़ है,
क्या है? जोगल थंबी होड़। जोगल थंबी होड़। जो जोगल थंबी निधि है वह किससे संबंधित है? बताएं। जो जोगल थंबी होड़ है, जो जोगल थंबी निधि है, आप सभी जानते हैं कि मुद्राओं के अलग अलग जो होर्ड्स हैं, अलग अलग जो निधियां हैं, जैसे अमरावती होर्ड्स, जैसे बयाना होर्ड, जैसे चंद्रवली होर्ड्स, ये क्या हैं? ये यहां से मुद्राओं को एक खजाने के रूप में, एक होर्ड के रूप में प्राप्त किया गया। तो उसी में से जो जोगल थंबी होर्ड है, ये कहां से प्राप्त है, ये बताना है। सबसे पहले तो लोकेशन बताइए। आप सभी ने कहा कि ये सातवाहन काल से संबंधित है, आपने सीधे एज बता दिया, पीरियड बता दिया कि किस काल से संबंधित है। अखिलेश जी ने बता दिया कि नहपान का भी सिक्का मिला है, वेरी गुड, ओके। नहपान का भी मिला है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो उस पर काउंटर स्ट्राइकिंग करवाया था नहपान के सिक्कों के ऊपर, उसके भी प्रमाण मिले हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, लोकेशन ये कहां पर है? नासिक में। कहां पर है? नासिक, महाराष्ट्र में शायद पड़ता है, जहां तक हमें ध्यान में आ रहा है वहां पर ये स्थित है। नासिक आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पर है ये? नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में ना, जहां तक हमें ध्यान में आ रहा है। चलिए अब देखिए, यहां पर ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, इनका संबंध है नहपान। नहपान के सिक्के मिले हैं, और नहपान के सिक्कों के ऊपर ही जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, उन्होंने क्या किया है? उन नहपान के सिक्कों पर दोबारा अपना जो है क्या किया है? काउंटर स्ट्राइक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतनी बातें क्लियर तो हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? चलिए दो प्रश्न हम लोग और डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। माय क्वेश्चन इज दैट इन विच रूलर्स क्वांस द फर्स्ट डिपिक्शन ऑफ सिंबल ऑफ भागवत धर्म। वह कौन से ऐसे शासक की मुद्रा है जिसपे सबसे पहली बार जो है भागवत धर्म के चिन्ह का प्रयोग किया गया है? कोई बता सकता है? अपोलोडोटस, गुप्ता क्वांस, अपोलोडोटस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसका मिलता है? अपोलोडोटस का। बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल। अच्छा एक चीज और बता दीजिए कि भागवत धर्म से संबंधित उल्लेख करने वाले इंस्क्रिप्शन का जरा नाम बताइए तो। आपने क्वांस बता दिया कि वो किसका है? अपोलोडोटस का है, लेकिन मुझे इंस्क्रिप्शन बताइए भागवत धर्म से संबंधित वाला, तो कहां पर है? बेसनगर गरुण पिलर इंस्क्रिप्शन, बेसनगर का जो गरुण स्तंभ लेख है उसमें भागवत धर्म की जो जानकारी है वह प्राप्त होती है। अच्छा एक चीज और, भागवत धर्म से संबंधित जो जानकारी गरुण पिलर इंस्क्रिप्शन बेसनगर में है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हालांकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो पेड बैच के बच्चों को पढ़ाऊंगा,
ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि गरुड़ स्तंभ लेख जो है उसको स्थापित किसके द्वारा कराया गया, तो आप तुरंत जानते हैं हेलियोडोरस। लेकिन हेलियोडोरस किसका राजदूत था ये आपको बताना है। उसके शासक का नाम क्या है जो राजदूत रहा है, उस वो शासक कहाँ का रहा है, किसके दरबार में वो आया था, उस शासक का नाम क्या था। ये सभी फैक्ट्स जो हैं आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम को पूछा जाता है। चलिए ठीक है, आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके पश्चात हम लोग आज के सेशन को समाप्त करेंगे और ये जो पीडीएफ है वो आपके ग्रुप में जो है आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे और आज के अंतिम प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये बताइए, वह कौन सा ऐसा शासक है जिनकी मुद्राओं पर, ऐसा कौन सा गुप्त रूलर है, गुप्त शासक है जिनकी मुद्राओं पर, क्वांस पर लक्ष्मी या फिर मयूर का अंकन मिलता है। मयूर का मतलब पीकॉक। बताएं भाई, सिंपल सा प्रश्न है, बेसिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी मयूर की बात आती है ध्यान रखिएगा, मयूर से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं एकदम हूबहू एग्जैक्ट कॉपी करके, कि जो डिपिक्शन ऑफ पीकॉक इन गुप्ता पीरियड, सिंपल सी बात है, किसने किया है, कुमार गुप्त ने किया है। कुमार गुप्त के द्वारा बताते हुए जाइए कि एक विश्वविद्यालय की, एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। वो स्थापना कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था, उन्होंने बताएं। कुमार गुप्त की मुद्राओं पर जो है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इन पे लक्ष्मी का अंकन यहाँ पे हटा दीजिएगा, माफ कीजिएगा, लक्ष्मी का अंकन स्कंद गुप्त की मुद्राओं पर मिलता है। लक्ष्मी का जो अंकन है वो कहां पर मिलता है, स्कंद गुप्त। अभी गलती हो जाती, बड़ा सा ब्लंडर हो जाता है, स्कंद गुप्त। चलिए, तो इनके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, उसकी स्थापना कराई गई। तो बताते हुए हमको ये भी जाइए आज कि उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया किसने था, बता सकता है कोई, कि जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको जलाया किसने था। बख्तियार खिलजी। ये कमांडर था किसका, अलाउद्दीन खिलजी। बख्तियार खिलजी द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे मजे की बात यह है, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह जो साहब हैं बख्तियार खिलजी, जिन्होंने हमारे भारत देश के इतने प्रतिष्ठित और इतने सर्वोच्च विश्वविद्यालय को जलाया, उन्हीं के नाम पे बिहार में वहां पर स्टेशन है, बख्तियार खिलजी स्टेशन। अब सोचिए कितने ये शर्म की बात है कि जो हमारे शिक्षा के केंद्र को जला रहा है, उसी के नाम पे हमने क्या किए हैं, नामकरण किया है अपने शहर का। बताइए कि ये जो सेमेंट्री एच कल्चर है उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है मेरा कि जरा हमको ये बताइए, जो सेमेंट्री एच है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था। कोई बता सकता है कि सेमेट्री एच जो है इसका, इस सेमेट्री एच का नामकरण जो है, नॉमेनक्लेचर जो है, यह किसके द्वारा किया गया। कोई बता सकता है, हु गेव द नेम ऑफ सिमेट्री एच कल्चर। बताएं।
चलिए, क्या होगा सही आंसर? माधो स्वरूप वत्स। किसके द्वारा नामकरण किया गया था इसका? एम एस वत्स। मैंने पढ़ाते समय ही बताया था, माधो स्वरूप वत्स के द्वारा जो है, जो सेमेंट्री एच है इसका नॉमिनिक्लेचर किया गया था, इसका नामकरण किया गया था। अच्छा, मैं प्रश्न यदि पूछूं कि जो सिमेट्री एच है, इसका संबंध किससे है, किस काल से है? बताएं भाई, इसका संबंध किस एज से है, किस काल से है, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई बता सकता है कि सिमेट्री एच जो है, इसका संबंध किस काल से, किस एज से? ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार, मैंने इसको आप लोगों से ब्रीफली डिस्कस भी किया था। एनीवन, किसी को जानकारी है? व्हाट इज द राइट आंसर? नहीं पता। लेट हड़प्पन पीरियड, लेट हड़प्पन कल्चर से संबंधित है। लेट हड़प्पन कल्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो लेट हड़प्पन कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। अब आप सभी जानते हैं, मैंने पढ़ाया था तो उसी में से बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु सभ्यता जो है, यदि हम उसको मुख्यतः यदि हम बांटते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यदि हम उसको मुख्यतः बांटेंगे तो ये 3 भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा? 3 भागों में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली हड़प्पन एज, ठीक है, मेच्योर हड़प्पन एज और लेट हड़प्पन एज। ये 3 भागों में इंडस वैली सिविलाइजेशन को बांटा जाता है। लेकिन यदि हम इसको ब्रॉडर सेंस में यदि हम इसको बांटेंगे, इसका डिवाइडेशन करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो इसकी हमको 2 और भाग ऐड करने पड़ते हैं, जिसमें कि हम लोग इसको किस रूप में जानते हैं? प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन एज या फिर प्री हड़प्पा काल, और लास्ट का हो जाएगा आपका पोस्ट हड़प्पा काल। प्री हड़प्पन पीरियड किसको कहते हैं? जहां से हड़प्पा काल शुरू हो रहा है, उसके पहले का काल क्या है? प्री हड़प्पा है। जहां से हड़प्पा शुरू हो रहा है और उस हड़प्पा का सबसे प्रारंभिक काल जो है, वो अर्ली हड़प्पा है। जहां पर हड़प्पा पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है, दैट इज नोन एज मेच्योर हड़प्पा। एंड वेयर हड़प्पन पीरियड इज डिक्लाइनिंग, जहां पर उसका क्या हो रहा है? अंत हो रहा है, विनाश हो रहा है, दैट इज नोन एज लेट हड़प्पन पीरियड। एंड जहां पर हड़प्पा समाप्त हो गया और उसके जस्ट जो काल आता है, आपका एज आता है, दैट इज नोन एज पोस्ट हड़प्पन पीरियड। तो प्री हड़प्पन पीरियड, अर्ली हड़प्पन पीरियड, मेच्योर हड़प्पन पीरियड, लेट हड़प्पन पीरियड एंड पोस्ट हड़प्पन पीरियड, ये आपके ब्रॉडर सेंस में इंडस वैली सिविलाइजेशन को बांट के पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्री हड़प्पन कल्चर्स के नाम बताइए, अर्ली हड़प्पन कल्चर्स के नाम बताइए, लेट हड़प्पन कल्चर्स के नाम बताइए, संस्कृतियों के नाम पूछे जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो सिमेट्री एच है, जिसको हम लोग समाधि एच कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? समाधि एच। और समाधि एच का संबंध इसी लेट हड़प्पन पीरियड से, जो हमने आपको यहां पर बताया, जिसको हम लोग उत्तर हड़प्पा काल कह रहे हैं, उससे संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि जो सिमेट्री एच की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं, इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? एनीवन, किसी को जानकारी है? बताइए भाई। देखिए, मैं अभी से बता दे रहा हूं, संडे को कोई क्लास नहीं है। आज क्लास मैंने रख दी, लेकिन आप लोगों का मॉक टेस्ट था, लेकिन मुझे लगा कि एक क्लास आप लोगों की आज हो जानी चाहिए। संडे को कोई आपका क्लास नहीं है, कल क्लास होगी। अब कल आप लोग बता दीजिए यदि सुबह खाली है, यदि कल आप लोग सुबह खाली हैं तो सुबह मैं एक क्लास ले सकता हूं, नहीं तो जो आप लोगों की जो टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग, उसी पे हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, मैं बार बार रिमाइंड करा दूं
कि जब तक मैं खाली हूं तब तक आपको सैटरडे और संडे वाली जो क्लास है वो मिलती रहेगी। नहीं तो आपकी जो क्लासेस लाइव होनी है, बैच वाले बच्चे जो हैं उनकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपकी होनी है। उसके बाद एक दिन आप रिवीजन करेंगे और दूसरे संडे के दिन जो है आपकी मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। खैर अभी हम लोग खाली हैं तो हम लोग उन चीजों को डिस्कस करें। चलिए, प्रश्न मैंने क्या पूछा कि हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ सेमेट्री एच, किसके द्वारा लेट हड़प्पन कल्चर का जो समाधि एच पूरा स्थल है उसका उत्खनन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम एस वत्स के द्वारा ही। किसके द्वारा? यहां पर माधो स्वरूप वत्स के द्वारा ही, एम एस वत्स के द्वारा ही ये जो साइट है उसको एक्सकेवेट किया गया। ठीक है, अब जरा हमको ये बताइए, मोहम्मद रफीक मुगल, मोहम्मद रफीक मुगल जो है, इस मोहम्मद रफीक मुगल का संबंध किस देश से है? बताएं। मोहम्मद रफीक मुगल, अ वेल नोन, अ फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, इनका संबंध किस देश से है? कोई बता सकता है? मोहम्मद जो रफीक मुगल हैं, यह एक प्रसिद्ध क्या है? पुरातत्वविद हैं। इनका संबंध किस काल से है यह आपको बताना है। नहीं, पाकिस्तान। कहां पे है? पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका संबंध कहां से है? पाकिस्तान के। ये एक वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार बनता रहा है। आवाज नहीं जा रही है क्या आप लोगों को? बताएं भाई, आवाज क्लियर है कि नहीं? आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं पता है, हाँ या ना भी तो आंसर कर सकते हैं। बताइए, क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं पता है मोहम्मद रफीक मुगल कहाँ के हैं या फिर कैसे क्या है? बताइए। चलिए, ठीक है, देखिए, अब ये जो मोहम्मद रफीक मुगल हैं, इन्हीं के द्वारा जो संस्कृतियां जिनका संबंध नियोलिथिक फेज में कंप्लीट हो रहा है, और शुरुआत कहां से हो रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, तो इनके द्वारा ऐसी संस्कृतियां जिनका संबंध नियोलिथिक के अंतिम से और प्रारंभिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, तो मोहम्मद रफीक मुगल के द्वारा जो है इन कल्चर्स को, इन संस्कृतियों को, जो कि ऐसी संस्कृतियां हैं, इनको क्या नाम दिया गया? इन्होंने ही इसे अर्ली हड़प्पन कल्चर कहा। इन्होंने इसे क्या कहा? अर्ली हड़प्पन कल्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा नवपाषाणिक और सिंधु सभ्यता के जो चरमोत्कर्ष के बीच का जो संक्रमण का काल है
वह कौन से पीरियड का काल है, वो उसको किसने नाम दिया, ध्यान रखिएगा, वो मोहम्मद रफीक मुगल के द्वारा नाम दिया गया, और वो नाम क्या है, अर्ली हड़प्पन कल्चर। एक चीज दूसरी पूछी जाती है कि मोहम्मद रफीक मुगल का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध पाकिस्तान से है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आपको अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बता दीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो 4 प्रमुख केंद्र हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इनके साइट्स के जो नाम हैं, ये आपको बताना है। बताइए भाई क्या होगा, सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न साइड की, द नॉर्दर्न मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बताइए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी पुरास्थल का नाम क्या है, यह आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए भाई, ये तो याद होगा, इससे सिंपल तो क्वेश्चंस नहीं आ सकते। चलिए, मांडा क्या होगा, सबसे उत्तरी जो पूरा स्थल है वो क्या है, मांडा। ठीक है, दक्षिणी बता दीजिए, सबसे उत्तरी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वाला जो साइट है वो मांडा है। बट यदि हम बात करते हैं कि सबसे साउदर्न में सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है, तब बताइए दायमाबाद। क्या होगा, दायमाबाद। ठीक है, ये बताइए सबसे पूर्वी स्थल, द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का नाम बताना है। साउदर्न क्या है, दायमाबाद है, नॉर्दर्न क्या है, मांडा है। नाउ वे गोइंग ऑन ईस्टर्न मोस्ट साइट, सबसे पूर्वी पुरास्थल का नाम आलमगीरपुर। व्हाट इज द राइट आंसर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच इज लोकेटेड इन मोस्ट वेस्टर्न एरिया, सबसे पश्चिमी पुरास्थल का नाम बताइए जिसका संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल का नाम बताना है। इतना छोटा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है, सोच लीजिए कितने दुख की बात है, मात्र 2 लोग आंसर दे रहे हैं, इतने लोग लाइव हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को नहीं आ रहे, और लाइक्स तो मैं क्या ही कहूं। चलिए, आप लोग जब क्लास क्विज सेशन बंद कराने वाले हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो है दैट इज नोन एज, मैं बता रहा हूं, अभी मैं सबको डिस्कस करूंगा, अभी कौन सी साइट कहां पर स्थित है, किस राज्य में है, इसके अलावा मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि ये साइट किस नदियों के किनारे स्थित है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कहां पे, सबसे पहले हम चलते हैं मांडा की तरफ। मांडा कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर। आलमगीरपुर कहां पर है, यूपी का जो मेरठ है। ठीक है, यूपी के मेरठ में जो है आपका क्या है, वो आलमगीरपुर है। ये जो दायमाबाद है, दायमाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। कहां पर है, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो आपका सुतकांगेडोर की बात की जा रही है, यह कहां पर है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान।
अब क्वेश्चन इनसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी साइट किस नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले चलते हैं मांडा। बताइए मांडा पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? कोई बता सकता है? बताएं। मांडा नदी जो है, मांडा जो पुरा स्थल है, यह किस नदी के तट पर स्थित है, यह आपको बताना है। किसी को जानकारी है? अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोग नहीं दे पाएंगे तो ये तो भैया बहुत गलत बात है, वास्तविकता देखा जाए तो। क्योंकि इनसे बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, मुझे जहां तक लगता है। चिनाब रिवर। क्या होगा? चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी के तट पर जो है आपका यह जो पूरा स्थल है मांडा वो स्थित है। ठीक है, अच्छा ये मांडा पहले जम्मू कश्मीर के अखनूर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर पड़ता था। अब आलमगीरपुर की बात करते हैं। आलमगीरपुर नदी कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में आपका ये जो पूरा स्थल आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा दायमाबाद जो महाराष्ट्र में कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा गया है, यह कहां पर है? गोदावरी नदी। ठीक है, और अंतिम है आपका बलूचिस्तान, ये कई बार एग्जाम में आया है, दास्क नदी। कौन सा? दास्क रिवर, दास्क नदी के तट पर जो है यह पूरा स्थल क्या है? स्थित। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिए गोदावरी की ही शायद कभी कभी आपको गोदावरी नहीं मिलेगा, वहां पर क्या दे देगा? प्रवरा। तो ध्यान रखिएगा ये इसी की सहायक नदी है, प्रवरा। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाए, कल मान लो कंफ्यूज हो गए। अब जरा यहीं से मैं एक क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, यदि किसी को जानकारी है तो बता ही दीजिए कि ये जो मांडा पुरा स्थल है, इस मांडा पुरा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बताएं भाई, डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। बताइए, जो मांडा आर्कियोलॉजिकल साइट है, इस मांडा आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेशन, उत्खनन जो है किसके द्वारा किया गया? कोई बता सकता है? नहीं पता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जेपी जोशी एंड मधुबाला के द्वारा। जेपी जोशी एंड मधुबाला के द्वारा जो है इसका उत्खनन जो है 1982 में 1982 में जो है किया गया। जबकि यदि हम बात करते हैं आलमगीरपुर की, कि आलमगीरपुर का एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, तो यदि हम डिस्कवरी की बात करें, इसकी खोज की बात करें, तो इसकी जो खोज है वह किया गया था भारत सेवक समाज संस्था के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भारत सेवक समाज संस्था के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही बात कर दी जाए एक्सकेवेशन की, उत्खनन की, कि इसका उत्खनन किसने किया, ठीक है, तो इसका उत्खनन किसने किया? वाईडी शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। इसके अलावा सूतकांगे डोर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपके 1927 में जो मार्क ऑरेल स्टाइन है, इनके द्वारा जो है पूरा स्थल खोजा गया और बाद में यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वह किया गया।
चनहुदड़ों पर भी इन्हीं के द्वारा जो कार्य है वो हमको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो निवेदन है मेरे सभी भाइयों से, जो भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चला जाए, चीजें समझ में आ रही हैं, बताएं, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन मेरा अगला ये है कि वह कौन सा ऐसा साइट है, कौन सा ऐसा पुरास्थल है जिसे गार्डन ऑफ सिंध कहा जाता है। गार्डन ऑफ सिंध कहा जाता है, सिंध का बगीचा कहते हैं। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ सिंध। किसको सिंध का बाग या फिर रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। पिछले वर्षों में ये लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सभी बता भी सकते हैं इसको। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। यह जो पूरा स्थल है गार्डन ऑफ सिंध, यह किस रूप में जाना जाता है? मोहनजोदारो को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहनजोदारो को। जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है उसको ही गार्डन ऑफ सिंध के रूप में जाना जाता है। अच्छा सिंपल सा ही प्रश्न है, मैं ज्यादा कठिन नहीं पूछूंगा। ये बता दीजिए कि मोहनजोदड़ो जो टर्म है, व्हाट इज द मीन बाय दैट? द टर्म मोहनजोदड़ो, व्हाट इज द मीन बाय दैट? उसके मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अब इससे सिंपल तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि भैया वो यूजीसी नेट है, वो कोई खिलौना नहीं है कि आपके एग्जाम में सिंपल सा पूछ देगा। एक आंसर आया, दो आंसर आया, मृतकों का टीला, तीन आंसर आया। बाकी लोग अभी सो रहे हैं, जगाने का काम किया जाए, गाना वाना बजा दें ना, तब आप शायद नींद खुल जाए कि सर को कुछ बता देते हैं। अरे भैया कुछ तो कोशिश करो। लाइफ ऑफ डेड नहीं, माउंट्स ऑफ डेड, माउंट्स ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? मृतकों के टीले के रूप में इन्हें जाना जाता है, माउंट्स ऑफ डेड के रूप में हम इन्हें जानते। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, इसी शहर को, मोहनजोदड़ो को ही क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्तूपा के रूप में भी जाना जाता है। सिटी ऑफ स्तूपा के रूप में, स्तूपों के शहर के रूप में भी हम इन्हें जानते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वह इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पर बाढ़ के द्वारा, ड्यू टू फ्लड, 7 बार उसके नष्ट होने का प्रमाण दिखाई देता है। क्वेश्चन मेरा अगला क्या है, ध्यान सुनिएगा। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल साइट दैट डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड बाय 7 टाइम्स। कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है जो कि फ्लड के द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ? ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो को ही 7 बार जो है यहां पर बाढ़ के जो प्रमाण हैं वह दिखाई देते। मोहनजोदड़ो कई सारे जो प्रमाण है वो हमको देता है, खैर वो चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए, अगला मेरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि ये बताइए किसके द्वारा जो द ग्रेट बाथ है,
द ग्रेट बाथ को किसके द्वारा एडवेंचर कहा गया, आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया? किसके द्वारा जो है आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया? बताएं। कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने द ग्रेट बाथ को, जो बृहद स्नानागार है, विशाल स्नानागार है, वो भी कहां पर है? मोहेंजोदड़ो में है। एक आंसर आया है जॉन मार्शल, जो कि पूर्णिमा जी ने कहा। कृति जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। सर जॉन मार्शल, किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है यह कार्य, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था। ठीक है, अब जरा हमको ये बताइए कि ये जो द ग्रेट बाथ है यह कहां पर स्थित है, इसका लोकेशन क्या है? सिंपल है, आप बता ले जाएंगे, इसमें कुछ आपको बताने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत कह देंगे, आंख मूंदेंगे और कहेंगे कि गुरुजी ये जो है कि ससुरा कहां पर है? मोहेंजोदारो में। लेकिन प्रश्नवा यहां खत्म नहीं न होता है। क्वेश्चनवा यहां से स्टार्ट होगा कि मोहेंजोदाड़ो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल या फिर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। आपने द ग्रेट बाथ कहा, दैट इज गुड, बट व्हाट अदर्स आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड फ्रॉम मोहेंजोदारो? तो अब क्या क्या मिला है, तो कुछ चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले आपने द ग्रेट बाथ सुना, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। स्टैचूज ऑफ प्रिस्ट, जो आपके पुरोहित की मूर्ति मिली है, कहां से मिली है? मोहेंजोदाड़ो से मिली है, 2 हो गए। तीसरा, डांसिंग गर्ल स्टैचू, ब्रॉन्ज का बना हुआ, कांसे का बना हुआ जो नर्तकी की मूर्ति है, डांसिंग गर्ल स्टैचू है, उसके भी प्रमाण कहां से मिले हैं? मोहेंजोदाड़ो से मिले हैं, 3 हो गया। चौथा, पशुपति की सील, पशुपति की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? मोहेंजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये सभी जो हमने आपको फैक्ट्स बताए, चांदी जिसके ऊपर कॉटन लिपटा हुआ है, सूती वस्त्र लिपटा हुआ है, उसके प्रमाण कहां से मिले हैं? मोहेंजोदड़ो से मिले। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में लगातार घूमते फिरते पूछे जाते हैं। जब हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बैच में पढ़ाएंगे, वहां पर डिटेल में इनकी चर्चा हम करेंगे और इनकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने बना रखी है, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बताइए, कालीबंगा से कितने फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? जो कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट है, आप सभी जानते हैं, वहां से प्लॉटेड फील्ड, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। तो ये जो प्लॉट फील्ड है, जुता हुआ खेत है, वहां से किसके प्रमाण, कितने फसलों के जो प्रमाण हैं वह मिले हैं? 2। कौन कौन से? एक चीज ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, और यहां से ही कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके प्रमाण मिले हैं? सरसों और चना। किसके किसके मिले हैं प्रमाण? सरसों का और चना का। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जब बात कालीबंगा की आ गई है तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते जाइए, वापस से रिवाइज हो जाएगा। ये बताइए, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी? हु डिस्कवर्ड द साइट ऑफ कालीबंगा? कालीबंगा जो पुरास्थल है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया? ए घोष, अमला नंद
घोष के द्वारा जो है यह पूरा स्थल क्या माना जाता है, खोजा गया माना जाता है। वहीं पर यदि हम इसके उत्खनन की बात करते हैं, एक्सकेवेशन की बात करते हैं, तो यहां पर उत्खनन या फिर एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, तो ये बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये बताइए, जो पादरी आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया। पादरी आर्कियोलॉजिकल साइट फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि पादरी आर्कियोलॉजिकल साइट का लोकेशन क्या है, कहां पर यह पूरा स्थल स्थित है। दूसरा कि पादरी आर्कियोलॉजिकल साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया। वसंत सिंधे, कृति जी ने आंसर किया है बसंत सिंधे के द्वारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वसंत सिंधे जो कि डेक्कन कॉलेज के काफी महत्वपूर्ण, काफी वेल नोन स्कॉलर हैं, इन्हीं के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो राखीगढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से जो डीएनए के ऊपर काम किया गया था, आर्यन थ्योरी के कॉन्सेप्ट, इनके द्वारा ही उसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। तो बसंत सिंधे। अब ये पुरास्थल स्थित कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। अब ये पुरास्थल आखिर फेमस क्यों है, व्हाट इज द आंसर। क्योंकि यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का द बिगेस्ट कॉपर फिश हुक के प्रमाण मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बिगेस्ट अर्थात सबसे विशाल मत्स्य भाला, जो मत्स्य कांटा होता है, उसके प्रमाण मिले हैं। कॉपर फिश हुक जो है इसका प्रमाण यहां से पादरी से प्राप्त। इसके अलावा यहां से नमक के बनाने का जो बाड़ा है वहां पे भी प्राप्त है। मतलब ये पता चलता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा के पूछा सकता है, द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट का एविडेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से प्राप्त है। तो प्रोडक्शन ऑफ साल्ट का जो एविडेंस है ये कहां से प्राप्त है भैया, तो ध्यान रखिएगा पादरी से। क्योंकि यहां के जो लोग हैं वह नमक का उत्पादन करते थे, इसका प्रमाण हमको वहां से नमक के जो बाड़े प्राप्त हुए उससे पता चलता है। इसके अलावा यहां से ही एक ऐसा जार मिला है जिस जार के ऊपर एक सिंह वाले देवता का अंकन मिलता है। आप सभी जानते हैं मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक सिंह वाला था देवता, एक जो सिंह वाला जो आपका एनिमल था, जो पशु था, उसको देवता के रूप में पवित्र माना जाता था। और उसी का अंकन युक्त जो जार है उसका प्रमाण हमको इस पादरी आर्कियोलॉजिकल साइट जो देखने को मिला। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में पादरी को कभी कभी बसंत सिंधे न देके वहां पे डेक्कन कॉलेज पुणे दे देगा। तो ध्यान रखिएगा बसंत सिंधे का संबंध डेक्कन कॉलेज पुणे से है। तो बसंत सिंधे यदि ऑप्शन में नहीं होगा तो डेक्कन कॉलेज पुणे आपका ऑप्शन में होगा। उन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई बताइए। वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई। बार बार आप लोगों से मुझे कहना पड़ता है, उसके बावजूद जो है आप लोग चीजों को नहीं समझते। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो नौसारो पूरा स्थल है
कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट? नौसारो। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि नौसारो पुरास्थल कहां पर स्थित है? ये हम लोगों का आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। नौसारो आर्कियोलॉजिकल साइट कहां पर स्थित है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो नौसारो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? बताएं भाई। सिंध पाकिस्तान, फेयर सर्विस, ओके। बलूचिस्तान में है। कहां पर है ये पूरा स्थल? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहां पर स्थित है और इसका एक्सकेवेशन जे फ्रांसिया जेरीज के द्वारा किया गया। जे एफ जेरीज, ठीक है, जे एफ जेरीज के द्वारा, जे फ्रांसिया जेरीज के द्वारा जो है ये आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेट किया गया। अब क्वेश्चन नौसारो से आपकी एग्जाम में कई बार बना है एविडेंस के लिए। कौन सा एविडेंस? क्योंकि यहां से मदर गॉडेस के प्रमाण मिले हैं। किस प्रकार की मदर गॉडेस? मदर गॉडेस मतलब क्या होता है? मातृ देवी की मृण मूर्तियों को हम मदर गॉडेस कहते हैं। तो मदर गॉडेस की जो मृण मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा फिगरेंस मिली हैं, जब उनका अध्ययन किया गया तो इन मदर गॉडेस की जो सर की बालों के बीच की जो मांग होती है, ठीक है, उनके बीच में सिंदूर के प्रमाण दिखाई देते हैं। अब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट से मृण मूर्तियों या फिर मातृ देवी की मांगों में सिंदूर के प्रमाण मिले? तो ध्यान रखिएगा ये आपके इसीलिए नौसारो क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके अलावा इसी नौसारो आर्कियोलॉजिकल साइट से एक ऐसी अजीब सी स्टैच्यूज मिली हैं जिनमें पुरुष जो है, जो मेल है, वो महिला के जो ज्वेलरी है, जो आभूषण है, उसको धारण किया है और साथ में उसके गोद में एक बच्चा भी है। तो ऐसे जो प्रमाण है वो कहां से मिल रहे हैं? नौसारो। और इन्हीं दोनों प्रमाणों की वजह से नौसारो जो है काफी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन। दोस्तों एक बड़ा फेमस कल्चर है, एक बड़ी बहुत ही प्रमुख संस्कृति है, उसका नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा, नटूफियन कल्चर का। तो प्रश्न मेरा ये दोस्तों कि जो नटूफियन कल्चर है इसका संबंध किस काल से जोड़ा जाता है? बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में यहां से बने भी हुए हैं और बनने की संभावना भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नटूफियन कल्चर इज रिलेटेड टू विच? बताएं। नटूफियन कल्चर का संबंध किससे है? किसी को जानकारी है किस काल से संबंधित है? विच पीरियड? हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। पता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए भाई, नटूफियन कल्चर का संबंध किससे है? नहीं पता। वेरी गुड, ठीक है, बाकी लोग भी प्रयास करें। मध्य पाषाणिक संस्कृति है। यह क्या है? यह एक मेसोलिथिक संस्कृति है। क्या है? मेसोलिथिक कल्चर के रूप में इसे हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न यदि मैं ये पूछ दूं कि जरा ये बताइए कि ठीक है, ये मध्य पाषाणिक संस्कृति है, ये आपका मध्य पाषाण काल से मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है, लेकिन ये नटूफियन कल्चर किस स्थान से संबंधित है? किस क्षेत्र की यह संस्कृति है? किसी को जानकारी है? क्या आप में से कभी किसी ने इस नटूफियन कल्चर का नाम सुना होगा? यदि आप लोगों ने कभी भी अपने सेमेस्टर के एग्जाम में जब पढ़ाई की होगी तो वहां पे जब आप नियोलिथिक एज को पढ़ रहे होंगे, खासकर जब कृषि के प्रारंभ की चर्चा पढ़ रहे होगे, तो इस कल्चर का नाम वहां पे आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, क्योंकि कृषि की जो शुरुआत है इन्हीं क्षेत्रों से की जाती है और उसमें आपका नटूफियन कल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर है, जहां पे कृषि के प्रारंभिक प्रमाणों की चर्चा हमें दिखाई देती है। तो नटूफियन कल्चर जो है एक आपका मेसोलिथिक कल्चर है, इसका संबंध हमको फिलिस्तीन क्षेत्र से दिखाई देता है। कहां से?
फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वहां से नटूफियन कल्चर जो है इनके प्रमाण हमें दिखाई देते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा आप, सिंपल सी बात है, नटूफियन कल्चर है, मेसोलिथिक पीरियड का है, तो यहां से हमको किस प्रकार के टूल्स मिलेंगे, तो मेसोलिथिक होने की वजह से यहां से हमको आपको कौन से टूल्स मिलते हैं, बताएं भाई। कोई बता सकता है कि मेसोलिथिक पीरियड में कौन सा टूल सबसे मेजर रूप में यूज किया जाता था? चलिए, माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं हम उन्हें? माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लघु पाषाण उपकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ्स लघु अस्मक उपकरण या फिर माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, लघु पाषाण उपकरण बोलते हैं। तो ये अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पढ़ाते समय जब मैंने पिछले बैच में बताया था, जो क्विज सेशन है उसमें मैंने पीछे भी बताया हुआ है, बार बार एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। मेसोलिथिक कल्चर को आप दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। एक जिसको हम लोग अर्ली मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, दूसरा जिसको हम लोग लेटर मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अर्ली मेसोलिथिक पीरियड में आपको माइक्रोलिथ्स के प्रमाण तो दिखाई देते हैं, बट ये क्या होते हैं कि यहां पर नो सेरेमिक्स, अर्थात आपको किसी भी प्रकार के यहां पे मृदभांड के प्रमाण नहीं मिलेंगे। ठीक है, और वहीं पर दूसरे में माइक्रोलिथ्स तो मिलेगा, माइक्रोलिथ्स तो मिलेगा, और साथ में यहां पे आपको सेरेमिक्स के भी प्रमाण मिलते हैं, जिसको हम लोग मृद भांडीय मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए, जो अर्ली मेसोलिथिक में आपको माइक्रोलिथ्स मिल रहे हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ए जियोमेट्रिक होते हैं, अर्थात यहाँ पे अज्यामितीय प्रकार के आपको लघु पाषाण उपकरण मिलेंगे। वहीं पर ये जो होते हैं लेटर मेसोलिथिक पीरियड में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? जियोमेट्रिक टाइप ऑफ टूल्स, जो अर्थात यहाँ पे ज्यामितीय प्रकार की जो माइक्रोलिथ्स हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये सभी चीजें अपने दिमाग में आप रखे रहें, बस आपको एक रिवाइज के लिए बार बार मैं रिपीट करता हूं कि आप में जो दिमाग में जो चीजें हैं वो आपके साथ में बनी रहे। ये सब क्वेश्चंस आपके असर्शंस एंड रीजन के फॉर्म में कई बार आपके एग्जाम में बने हुए। क्लियर है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से एक बार आप सभी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। बताएं, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब जब बात मेसोलिथिक पीरियड की हो ही रही है तो थोड़ा सा एक प्रश्न और इससे बन सकता है। जरा मुझे ये बताइए कि मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, मध्य पाषाण उपकरणों के बारे में या फिर मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहली जानकारी कहां से प्राप्त होती है? द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज कम्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियोस के माध्यम से कई बार डिटेल में डिस्कस भी किया है। बस आपको इन चीजें दिमाग में रहें, इसलिए हम बार बार इन चीजों को आपके सामने पॉइंट आउट करते रहेंगे। किसी को जानकारी है, याद आ रहा है? मैक्सिमम लोग ध्यान में जानते होंगे, उनको याद होगा। बताएं भाई, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में फर्स्ट एविडेंस, पहला प्रमाण कहां से और कब पता चला? नर्मदा घाटी। हर्ष जी कह रहे हैं नर्मदा घाटी। भारत में सबसे पहली बार नर्मदा घाटी से पता चला। चलिए ठीक है, और भी लोग कोशिश करें। एक आंसर हर्ष जी ने दिया है, बाकी लोग भी कोशिश करें भाई। व्हाट इज द राइट आंसर? किसी को जानकारी है क्या सही उत्तर होगा? चलिए मैं ही बता देता हूं। मोस द एजिल,
पढ़ाते समय ही मैंने बताया था फ्रांस का पूरा स्थल है। कहां का है? फ्रांस का। नाम क्या है? मॉस द एजिल। ठीक है, इस पूरा स्थल से सबसे पहली बार जो है मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी है वो 1887 में 1887 में जो है इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। अब एक चीज आपको समझनी चाहिए कि मैंने आप लोगों को जब बताया था, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं पूछ लूं वही प्रश्न कि ये बताइए कि टर्म पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का सबसे पहली बार प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक जो टर्म है, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल टर्म जो है, जो आपका शब्द है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग कहां पर दिखाई देता है? किसके द्वारा किया गया था बताइए भाई? सब भूलते जा रहे हैं आप लोग। ऐसे काम नहीं होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी, ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में सबसे पहली बार कहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया, बताया जा चुका है। जॉन लुबॉक की पुस्तक है। याद आया कुछ? जॉन लुबॉक की पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। देखिए, वेरी गुड, दो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ऐसे कैसे काम चलेगा? बाकी लोग कथा सुनने आए हैं ना। देखिए भाई, 1865 में 1865 में जॉन लुबॉक की एक पुस्तक आई थी, पब्लिश हुई थी। कौन सी बुक थी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उनकी बुक का नाम क्या था? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया हुआ है, पिछले वर्ष ही आया था। ऐसे मत कीजिए भैया। तीन आंसर आए हैं जो कि सही हैं। अंकित जी ने सही आंसर किया है, द्रोही जी ने, अनुरुति जी ने। चलिए, तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स 1865 में सबसे पहली बार नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक जो टर्म है सबसे पहली बार यूज किया गया। अच्छा, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे कि क्या कारण है कि 1865 में लिखे जाने वाले पुस्तक में, जो कि जॉन लुबॉक लिख रहे हैं, वहां पे मेसोलिथिक टर्म उन्होंने यूज नहीं किया। वहां पर उन्होंने केवल और केवल नियोलिथिक और पैलियोलिथिक ही किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि तब तक जब ये पुस्तक पब्लिश की गई 1865 में, मेसोलिथिक किसी भी विश्व के क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुआ था। ये बाद में 1865 में बुक पब्लिश हो रही है और 1887 में बाद में जाकर 1887 में फ्रांस में जो है मॉस द एजिल जो पूरा स्थल है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें। यही कारण है कि जॉन लुबॉक ने 1865 की अपनी पुस्तक में मेसोलिथिक जो टर्म है उसको यूज नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्दर पैलियोलिथिक भी आपके तीन भागों में डिवाइड होता है, जो कि लॉर्तेट डिवाइड करते हैं। लॉर्तेट का यह मानना था कि यदि हमको जो पूरा पाषाण काल पढ़ना है उसमें भी उसके तीन चरण है। इसमें जो सबसे लंबा चरण है वो आपका निम्न पूरा पाषाण काल का है, फिर आपका मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। इट इज डिवाइडेड बाय लॉर्तेट। पैलियोलिथिक इज डिवाइडेड बाय लॉर्तेट इनटू थ्री पार्ट्स, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। इन पूरे के पूरे पैलियोलिथिक के तीनों पार्टों में सबसे लंबा काल किसका रहा है? आपका लोअर पैलियोलिथिक का रहा है, उससे कम मिडिल पैलियोलिथिक और उससे कम आपका अपर पैलियोलिथिक। इतनी बातें क्लियर हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी?
बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, जरा बताइए हमें कि जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है, अपर पैलियोलिथिक जो पीरियड है, उच्च पुरा पाषाण काल जो है, यह पृथ्वी के इतिहास के किस काल के अंतर्गत आएगा? एज यू ऑल नो, जो पृथ्वी का इतिहास है, जो अर्थ की हिस्ट्री है, जो एवोल्यूशन है, उसको हम लोग कई भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्लिस्टोसीन पीरियड, होलोसीन पीरियड, मायोसीन पीरियड, प्लायोसीन पीरियड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है वो किस काल से संबंधित है? आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन। उसमें आपको मायोसीन दिया है, प्लिस्टोसीन दिया है, होलोसीन दिया है और आपका प्लायोसीन दिया है। तो जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है यह किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए, एक आंसर आ गया दो आ गए आंसर। सोपसी जी ने आंसर किया, ध्रुवी जी ने, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग भी कोशिश करें, क्या होगा उत्तर? चलिए मैं बता देता हूं, देखिए, आप लोगों को भी, मैंने जो नए बच्चे हैं, नए बैच वाले, उनको नहीं पता होगा कि जो भारतीय इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री है और अफ्रीकन हिस्ट्री है और यूरोपियन हिस्ट्री है, तीनों का अपना अलग अलग टाइम फ्रेम रहा है। जो इंडियन हिस्ट्री है दैट इज रिलेटेड टू अफ्रीकन हिस्ट्री, और यूरोपियन हिस्ट्री अपनी अलग गति से चलती है। क्योंकि भारत के अलावा जो भारत की जो समकालीनता है वो अफ्रीका के क्षेत्र से मिलती है, इसीलिए हमारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हिस्ट्री का वो मेल खाता है अफ्रीकन हिस्ट्री से। जबकि यूरोपियन इतिहास जो है वो अलग वहां पे प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए उनकी अपनी अलग चीज है। अब एक बात समझिएगा, जो भारतीय इतिहास में जब आप पृथ्वी के इतिहास को इंक्लूड करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ समानताएं दिखाई देती है। जैसे अपर प्लेस्टोसीन में आप लोगों ने तुरंत कह दिया कि इसका सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही आंसर होगा अपर प्लिस्टोसीन पीरियड, अपर प्लिस्टोसीन पीरियड, जो कि बिल्कुल सही है। अब एक बात समझिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्लिस्टोसीन पीरियड जो है, प्लिस्टोसीन पीरियड जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रातिनूतन काल बोलते हैं। नूतन काल जिसको हम लोग होलोसीन पीरियड, और प्रातिनूतन काल जिसको हम लोग प्लिस्टोसीन पीरियड कहते हैं। प्लिस्टोसीन पीरियड डिवाइडेड होता है, आगे बढ़ जाता है 3 भागों में। लोअर प्लिस्टोसीन, ठीक है, अपर प्लिस्टोसीन, सॉरी, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर प्लिस्टोसीन पीरियड, ठीक है, मिडिल प्लिस्टोसीन पीरियड और अपर प्लिस्टोसीन पीरियड। जो लोअर प्लिस्टोसीन पीरियड है यह किस काल को दर्शाता है? यह दर्शाता है आपके लोअर पैलियोलिथिक को। लोअर प्लिस्टोसीन पीरियड इज एसोसिएटेड विथ लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल प्लिस्टोसीन पीरियड इज एसोसिएटेड विथ मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, and upper Pleistocene period is related to upper Pleistocene period, sorry, upper Paleolithic period। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, आसानी से याद हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि यहीं पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रुकता है। अब आप जानते हैं कि प्लिस्टोसीन पीरियड के बाद क्या आता है अगला काल? कोई बता सकता है आप में से कि प्राचीनतन काल के पश्चात पृथ्वी के इतिहास का अगला काल क्या है? जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप सभी के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है, तो निवेदन है कि यदि वीडियो से आपको सहायता मिल रही हो, क्लास से आपको सहायता मिल रही हो, तो एटलीस्ट एक लाइक जरूर कर दिया करिए। बताएं, होलोसीन पीरियड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नूतन काल, प्राचीनतन काल के पश्चात नूतन काल आता है, अर्थात आपका होलोसीन पीरियड आता है। होलोसीन पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? नूतन काल कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पे पहले जैसा आपको वर्तमान में जो आप एनवायरमेंट देखते हैं
वर्तमान समय में जो आप जलवायु देखते हैं कि गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, तो आपका अलग अलग जो सीजन आपको दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर एक स्थिर जलवायु आपको दिखाई दे रही है। इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं कि अचानक से बहुत ज्यादा सालों साल ठंडी पड़ने लगी, बहुत सालों साल गर्मी इस पे गर्मी पड़ रही, बहुत बरसात हो रही, नहीं। यहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो क्या है, स्थिर है, जो कि किसकी खासियत है, ये आपके होलोसीन पीरियड की खासियत है। वहीं पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस काल की जलवायु अस्थिर है, मतलब अस्थिर जलवायु किस काल की विशेषता है, किस काल के एनवायरमेंट में, किस काल के जलवायु में फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं, उतार चढ़ाव दिखाई देता है, तो वो विशेषता है आपके प्लीस्टोसीन पीरियड की। यही कारण है कि प्लीस्टोसीन पीरियड के अंतर्गत जितने काल हैं, चाहे लोअर पैलिथिक, मिडिल पैलिथिक, चाहे अपर पैलिथिक, जब आप इनके सेडिमेंट्री डिपोजिशन की बात करते हैं, जब इनके स्तरों के जमाव को देखते हैं, तो उनमें भी जलवायु में होने वाले परिवर्तन के प्रमाण आपको उनके स्तरों में दिखाई। ठीक है, अब नूतन काल, जिस प्रकार आपने प्लीस्टोसीन पीरियड को लोअर पैलिथिक, मिडिल पैलिथिक और अपर पैलिथिक में कंप्लीट किया और प्लीस्टोसीन के पश्चात आप होलोसीन में आ रहे हैं, तो पॉइंट ये कि होलोसीन पीरियड किस काल से संबंधित है, इतिहास के किस काल से संबंधित है, बताइए भाई, किसी को जानकारी है? होलोसीन पीरियड इतिहास के किस काल से संबंधित है, यह आपको बताना है। मेसोलिथिक पीरियड किससे संबंधित है? मेसोलिथिक पीरियड। ध्यान रखिएगा, मेसोलिथिक पीरियड से जो है आपका जो प्रातिनूतन काल है वो शुरुआत हो रहा है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए, क्वेश्चन ये है कि जरा हमें ये बताइए, राजस्थान के क्षेत्रों से प्राप्त जो जमाव है उसमें सबसे निचले जमाव को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पे जो डिपॉजिट्स मिलते हैं, जो लेयर स्तरों का जो डिपॉजिट्स है, उसमें लोअर लेयर को या फिर स्ट्रेटा को किस नाम से जाना जाता है? कोई बता सकता है? अब आप जानते होंगे कि राजस्थान के क्षेत्र में जो डिपोजिशन है वहां पर 3 बड़े महत्वपूर्ण जमावों की चर्चा मिलती है। जैसे आप कश्मीर के जमाव को करेवा जमाव कहते हैं, वैसे ही राजस्थान के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट जमाव दिखाई देता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि राजस्थान का जो जमाव है वो भी कहाँ का? डिडवाना का। अब याद आ रहा होगा, बताएं भाई। डिडवाना मैंने पूछा है सबसे लोअर स्ट्रेटा का जमाव। यही देखिए, स्टैटिग्राफी आप लोगों ने पढ़ा और गलती यहां पर कर दिया। स्टैटिग्राफी क्या कहता है? सबसे निचले जमाव, अर्थात सब जो आप डिडवाना बता रहे हो, डिडवाना सबसे ऊपरी जमाव है कि सबसे निचला जमाव है? बस ये बताइए। देखिए, 3 जमाव हैं। जो राजस्थान का डिडवाना क्षेत्र है वहां से आपको 3 जमाव के प्रमाण मिलते हैं। जायल फॉर्मेशन, जायल जमाव जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मिलता है आपको अमरापुरा फॉर्मेशन, अमरापुरा फॉर्मेशन जिसको हम लोग अमरापुरा जमाव कहते हैं, ठीक है। और तीसरा मिलता है आपको डिडवाना फॉर्मेशन, जिसको लोग डिडवाना जमाव कहते हैं, डिडवाना जमाव कहते हैं। अब एक बात समझिएगा, यह जो जमाव आप देख रहे हैं 1 2 3 करके, 1 जमाव, 2 जमाव और 3 जमाव, इनमें जो आपका जॉयल फॉर्मेशन है, ठीक है,
इन तीन भूतात्विक जमावों में जो सबसे निचला जमाव है वह कौन सा है? जॉयल फॉर्मेशन है। जॉयल फॉर्मेशन है। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर होगा आपका अमरापुरा फॉर्मेशन और सबसे ऊपर होगा आपका डिडवाना फॉर्मेशन। क्लियर है बात? बताएं भाई, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलिए, वीडियो क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अच्छा, जरा मुझे ये बताइए तो कि स्तरों का निर्धारण कैसे किया जाता है? स्तरों का निर्धारण कैसे किया जाता है? नंबरिंग, नंबर। एक बात समझ लीजिए, स्टैटिग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। स्टैटिग्राफी आपको आनी चाहिए और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। जब किसी साइट पर एक से अधिक जमाव प्राप्त होंगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, तो ये जमाव क्या है? इनकी जब नंबरिंग की जाएगी तो वो ऊपर से नीचे की तरफ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है? ये जमाव है। स्तरों के जमाव को जब हम नंबरिंग करते हैं, जब उनको क्रम निर्धारित करते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। लेकिन जब इनके स्तरों में पाए जाने वाले जो सांस्कृतिक कालानुक्रम होते हैं, उनके अंदर जो संस्कृति होती है, जब उनको बुलाना होगा हमको, तब हम नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग करेंगे। तो जो आपको जायल फॉर्मेशन, अमरापुरा फॉर्मेशन, डिडवाना आपको दिखाई दे रहा है, इनमें सबसे नीचे क्या होगा? जायल होगा। इसके ऊपर क्या होगा? अमरापुरा होगा। और सबसे ऊपर क्या होगा? डिडवाना होगा। तो यहां पर जो आप काउंटिंग करेंगे, वो आपकी काउंटिंग स्टैटिग्राफी के हिसाब से नंबरिंग जो होगी स्टेटा की, वो 1 2 3 ऐसे होगी। जॉयल इसमें सबसे पहले पे आएगा, सॉरी नीचे से काल, उसके संस्कृति के हिसाब से, उसके पश्चात अमरापुरा और सबसे ऊपर डिडवाना। क्लियर है बात? तो सांस्कृतिक जो कालानुक्रम होते हैं, जो कल्चरल सीक्वेंस होते हैं, दैट इज काउंटेड डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड काउंटिंग ऑफ स्ट्रेटा लेयर्स, दैट इज अपवर्ड टू डाउन। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक मिनट। ये बताइए, बागोर जो पुरास्थल है, मैंने टर्म यूज क्या किया, ध्यान से पढ़िएगा। बागोर, नाट बाघोर। सबसे पहले तो ये बताइए कि बागोर से कौन कौन से कल्चर के प्रमाण मिले हैं, कौन कौन से सांस्कृतिक कालों के प्रमाण प्राप्त होते हैं? किसी को जानकारी है? बागोर पुरास्थल से कौन कौन से सांस्कृतिक काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये बताना है। बताएं।
पता है किसी को कि बागोर से कौन कौन से सांस्कृतिक काल? अरे भाई, बागोर किस काल से संबंधित है? सबसे पहले तो ये बताइए। अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ओके। और कोई भी बताए? मुख्यतः दो मिला है। मेसोलिथिक पीरियड, जिसके लिए ये जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? मेसोलिथिक पीरियड के लिए। साथ में यहां से आयरन एज के भी प्रमाण मिले। दो सांस्कृतिक काल का प्रमाण यहां से प्राप्त है, मेसोलिथिक पीरियड और आयरन एज, जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल और लौह युग कहते हैं। इन दो कालों का जो प्रमाण है यह बागोर से देखने को मिलता है। अच्छा अच्छा, बात बागोर की आ ही गई, जरा मुझे ये बता दीजिए कि बागोर पुरास्थल कहां पर स्थित है, और दूसरा कि बागोर में जो रेतीले टीले होते हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, उनको वहां पर लोकली क्या कहा जाता है? बताएं भाई। बागोर में जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको लोकली किस नाम से जानते हैं? ये आपने कहा कि राजस्थान में है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बागोर जो है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ठीक है। किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कोठारी नदी के बाएं तट पर, लेफ्ट साइड ऑफ कोठारी रिवर, कोठारी रिवर। अब पॉइंट ये भी पूछा जाएगा कि लोकली हम इसे किस नाम से जानते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुप्सी जी ने आंसर किया है, अंकित जी ने, अनुदिति जी ने, अखिलेश जी ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महासती के नाम से जानते हैं। यहां पे जो आपका सैंड्यून्स होता है, रेत के टीले होते हैं बागोर में, उनको वहां पे स्थानीय तौर पे किस नाम से हम जानते हैं? महासती के नाम से हम इसे जानते हैं। अब पॉइंट ये पूछा जाए कि बागोर पुरास्थल की खोज कब किया गया, तो ये ऑलरेडी जो है आपको बताया जा चुका है, ऑलरेडी आपको इन सभी चीजों को डिस्कस किया जा चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे कि बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, इसको खोजा गया सबसे पहली बार 1967 में डेक्कन कॉलेज पुणे के वीएन मिश्रा और साथ में साउथ एशियन इंस्टीट्यूट हिंडलबर्ग जो जर्मनी का है, उनके बड़े इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट एल एस लेस्निक के द्वारा ये साइट कब खोजा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस साइट की जो डिस्कवरी है, इस साइट का जो खोज है, यह 1967 में 1967 में जो है ये पूरा स्थल वी एन मिश्रा, जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे से संबंधित हैं, और दूसरे एल एस लेस्निक के द्वारा, किसके द्वारा? एल एस लेस्निक, इनके द्वारा जो है दोनों। अच्छा, एल एस लेस्निक, कभी कोई पूछ सकता है कि कहां संबंधित है, किस यूनिवर्सिटी संबंधित है, तो ये साउथ एशियन इंस्टीट्यूट जो आपका हिंडलबर्ग जर्मनी में स्थित है, ये वहां के संबंधित आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा यहाँ पर ये जो पूरा स्थल है वो खोजा गया। लेकिन ये बात किसकी की जा रही है? खोज की जा रही है। लेकिन प्रश्न यदि ये पूछ दिया जाए कि जरा हमें आप ये बताइए कि किसके द्वारा जो है यहां पर उत्खनन किया गया, यहां पर एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, बताइए भाई। यह जो पूरा स्थल है, यहां पर एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना। कोई बता सकता है? एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, उसके पश्चात क्लास को समाप्त करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला है कि जो आपकी क्विज सेशन वाली क्लास होगी वो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में होगी। तो एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, लगभग 40 मिनट तक में हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए बताइए, किसके द्वारा एक्सकेवेशन किया गया? आपने डिस्कवरी बताई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि ये जो साइट है इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, वीएन मिश्रा के निर्देशन में किया गया था।
वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में ये 1968 से 1970 के बीच में यहां पर एक्चुअली पूना यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, पूना यूनिवर्सिटी के जो पुरातत्व विभाग था, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था, और साथ में राजस्थान का जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग था, आर्कियोलॉजी और जो आपका म्यूजियोलॉजी जो डिपार्टमेंट था, उन दोनों के आपस के कोलैबोरेशन के माध्यम से वी.एन. मिश्रा के द्वारा जो है ये साइट एक्सकैवेट किया गया। ठीक है, आज के इस सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम प्रश्न की तरफ चल। किसी को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी बताएं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की तरफ। जल्दी बताएं मेरे भाई। ठीक है, ओके। जरा हमें ये बताइए तो कि जो कोलडिहवा पुरास्थल है, उस कोलडिहवा पुरास्थल से जो मृद भांडों पर राइस के प्रमाण मिले थे, कोलडिहवा हो चाहे महगढ़ा हो, इन दोनों के जो पॉटरीज से राइस के प्रमाण मिले, तो वो राइस का कौन सा टाइप था, कौन सा प्रकार था। आप लोगों को साइंटिफिक नेम पढ़ाए जा चुके हैं। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सा प्रकार मिला, कौन सा नस्ल प्राप्त हुआ है, ये बताना है आपको। आप सभी जानते हैं कि महगढ़ा और कोलडिहवा के जो मृदभांड हैं, उन मृदभांडों के ऊपर जो धान की दाने हैं, जो राइस के जो सीड्स हैं, उनके जो प्रमाण है, और साथ में जो राइस हस्क है, जिसको हम लोग धान की भूसी कहते हैं, उसके जो प्रमाण हैं वो प्राप्त है। राइस के सीड्स और राइस का जो हस्क है, जो भूसी है, उसके जो प्रमाण हैं यहां से प्राप्त है। अब पॉइंट ये उठता है कि उसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम क्या है। अंतिम क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुप्रीत जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा जो है इसका बिल्कुल सही नाम है। अखिलेश जी ने भी बिल्कुल इसका सही आंसर किया। अब जब बात कोलडिहवा की आ ही गई है, महगढ़ा की आ ही गई, तो थोड़ी सी चर्चा मैं सोच रहा हूं इस पर करना आवश्यक है। आप में से कोई बता सकता है कि कोलडिहवा पुरास्थल कहां पर स्थित है? बस इतना बता दीजिए। कोलडिहवा जो पुरास्थल है यह कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। इसके पश्चात हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। कोलडिहवा पुरास्थल कहां पर स्थित है भाई, बताइए। बताएं बताएं, कोलडिहवा पुरास्थल कहां पर स्थित है? यूपी में। यूपी में कहां? ठीक है, आपने यूपी कहा। यूपी में कहां पे? प्रयागराज, बेलन वैली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेलन वैली, प्रयागराज का, इलाहाबाद का जो बेलन घाटी का क्षेत्र है, वहीं पर आपका कोलडिहवा पुरास्थल जो है वो स्थित है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोलडिहवा पुरास्थल जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कोई बता सकता है कि किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं भाई। तो यह जो है आपके बेलन रिवर, जो बेलन नदी है, उसी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि दाएं स्थित है कि बाएं स्थित है, इन चीजों को ध्यान रखा कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले जब हम लोग बागोर की चर्चा कर रहे थे, तो वहां मैंने बताया कि ये कोठारी नदी के लेफ्ट साइड में है,
ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में बदलते हुए पैटर्न के साथ ये भी क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं कि ठीक है, आपने ये तो ध्यान में रखा है कि कौन सा पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है, लेकिन दाएं स्थित है कि बाएं स्थित है, आजकल एग्जामिनर वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब पता चले कि आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ दे कि कै मीटर दूरी पर स्थित है, एग्जामिनर का कुछ नहीं कह सकते। आजकल जो यूपीएससी के पेपर हैं, वास्तविकता सच्चाई ये है, पेपर जो पैटर्न लगातार बन रहे हैं कि जो एग्जामिनर उनको सेट करते हैं, यदि वास्तव में उनको पेपर में बैठा दिया जाए तो उनमें से 90% ऐसे एग्जामिनर होंगे जो खुद पेपर पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए पेपर ऐसे बनाने हैं कि उनके सर के ऊपर से जाए। खैर कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी स्टैंडर्ड बढ़ा के पढ़ेंगे। सही आंसर होगा ये लेफ्ट साइड में स्थित है। कहां पर? लेफ्ट साइड में बाएं तट पर स्थित यह पुरास्थल। चलिए, तो ठीक है, हम लोगों ने आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा आपके साथ की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो ये क्लास है आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नए प्रश्नों के साथ एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के दोस्तों चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।